नमस्कार। टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आरएसएस और इजराइल का रिश्ता और उसमें सीआईए और मोसाद का रोल, ये सुनने में ही अपने आप में बहुत अजीब सा लगता है। अजीब ये भी लगता है कि आज सारी दुनिया में इजराइल जो कुछ कर रहा है, फलस्तीन में उसको लेकर लानत मलामत हो रही है, तो इजराइल के पक्ष में ट्रॉलिंग करने वाले लोग सिर्फ दो ही देश के हैं, या तो खुद इजरायली या हिंदुस्तानी। मतलब कंडीशन यह है कि गटर लूपीज हैं, वो लगातार फलस्तीन के फेवर में लिखती रहती हैं, उनकी ट्रॉलिंग हिंदुस्तान के ट्रॉल्स कर रहे हैं। मतलब आपका लेना एक न देना दो। लेकिन सारी दुनिया में पहले भारत माता के लाल होते थे, अब भारत माता के ट्रॉल भर गए हैं। और ये वही लोग हैं जो सरकार के समर्थक हैं, जो आरएसएस के साथ हैं, जो बीजेपी के साथ हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आरएसएस और इजराइल के बीच में ये रिश्ता बना क्यों। और इसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है इजराइल के अपने अखबार हारिस में। एक बड़ी रिपोर्ट, एक लंबी रिपोर्ट वहां पर छपी है और उस रिपोर्ट को लेकर वहां तो बहुत बातचीत हो रही है, लेकिन यहां चूंकि इजराइल का अखबार कौन पढ़ेगा और वो अखबार सब्सक्रिप्शन बेस है, पैसे खर्च करना पड़ता है उसको पढ़ने के लिए, इसलिए उसको लेकर यहां कोई हलचल नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि आरएसएस और इजराइल के इस रिश्ते को जरा डिटेल में बताऊं। यह थोड़ा आश्चर्यजनक इसलिए भी है कि आप लोग जानते हैं कि 1947 से पहले, खास तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और हिटलर लगातार यहूदियों के खिलाफ एक अभियान चला रहा था, होलोकॉस्ट हो रहा था, यह सारा कुछ हो रहा था। उस समय जो आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग थे, चाहे वो विनायक दामोदर सावरकर हो, चाहे गोलवरकर हो या बाकी लोग हो, इवन मुंजे के बारे में तो आप जानते ही हैं, आरएसएस के बड़े नेता थे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि वो तो बाकायदा इटली गए थे और वहां जाकर मुसोलिनी से मिले थे, और आरएसएस जो बनाया गया वो मुसोलिनी की जो सेना थी उसके तर्ज पर ही बनाया गया था। तो ये थोड़ा आश्चर्यजनक है कि जो लोग एक जमाने में हिटलर के साथ थे, अचानक कैसे इजराइल के साथ चले गए। ऐसी क्या चीज है जो आरएसएस को इजराइल से जोड़ती है। और इसीलिए मुझे लगा कि इस आर्टिकल पर और इस आर्टिकल में जो फैक्ट्स दिए गए हैं उन पर जरा डिटेल में बात कर ली जाए। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि भारत ने 17 सितंबर 17 सितंबर 1950 को इजराइल को मान्यता दी थी। चूंकि यूएन से वो देश बना था, आप जानते हैं यूएन ने उस इलाके के दो हिस्से किए थे। एक हिस्सा जो था वो फलस्तीनियों को दिया था और एक हिस्सा जो है वो इजरायलियों को दिया गया था। और आप ये भी जानते हैं कि कैसे कैसे इजराइल धीरे 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 कब्जा करते हुए आज ये हालत है कि कुल मिलाजुला के गजा पट्टी, और वहां का क्या हाल है ये तो मैं आपको बताता ही रहता हूं। और वेस्ट बैंक में फलस्तीन जैसी कोई चीज बची हुई है, वरना पूरे फलस्तीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। तो उस समय चूंकि यूएन ने इजराइल को आइडेंटिफाई किया था, इजराइल को बनाया था, तो भारत सरकार ने 17 सितंबर 1950 को नेहरू जी की सरकार ने इजराइल को मान्यता दी थी। लेकिन मान्यता देने के बावजूद फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाए थे। यानी ना तो तेल अवीव में अपना राजदूत भेजा था और ना ही इजराइल को यह इजाजत दी थी कि वो दिल्ली में अपना दूतावास बना सके। बंबई में एक कंसुलेट था और वहां से ही इजराइल जो है फंक्शन करता था। उसी कंसुलेट के कई सारे टेलीग्राम जो भेजे गए हैं इजराइल में, वो टेलीग्राम जाहिर हुए हैं, बाहर आए हैं, और उन टेलीग्राम से पता चलता है कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, जो उस जमाने में जनसंघ हुआ करती थी, उसके लोग कैसे इजराइल के साथ रिश्ता बनाते हैं। एक और मजेदार बात बताऊं, ये जो टेलीग्राम्स हैं, इन टेलीग्राम में जनसंघ के और आरएसएस के लोगों को कहा गया है फासिस्ट। फासिस्ट का, इटली का जो मुसोलिनी था उसको फासिस्ट कहा जाता था। फासिस्ट वो लोग थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ दिया था, तो फासिस्ट इनको कहा जाता था कि ये फासिस्ट हैं। और इनके बारे में कहा गया था इनकी एक ही विचारधारा है कि ये मुसलमानों से नफरत करते हैं। साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा गया था, आप जानते हैं खुद को वो सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। आरएसएस को कहा गया था कि ये एक पैरामिलिट्री संगठन है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है वो आप जानते हैं, आराम से जाके गूगल पे ट्रांसलेट कर लीजिएगा, मेरा चैनल मुझसे बंद मत करवाइए। लेकिन आरएसएस को पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, और जनसंघ जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनती है, इस डॉक्यूमेंट में एक जगह यह भी लिखा है, भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम सेकुलर पार्टी हैं, हमारा जनसंघ से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ नहीं है, जनसंघ का बदला हुआ नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को इसमें कहा गया है ये फासिस्ट संगठन है जिनका आधार मुसलमानों से नफरत है। अब इस रिपोर्ट में जो पहली एंट्री आती है वो आती है जून 1965 की।
जून 1965 यानी नेहरू जी के मौत के तुरंत बाद की। उस समय बंबई में जो कंसुलेट था इनका, उसके इंचार्ज थे पेरेज गार्डन। पेरेज गार्डन इजरायली गवर्नमेंट को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि टू दिस डे एंड इन द फ्यूचर द हिंदू फियर्स एंड हेट्स द मुस्लिम द सेम। उनका कहना है कि पहले और आगे भी ऐसा लगता है कि हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत है। जाहिर तौर पे वो आरएसएस के लोगों से मिलजुल रहे थे, हमारे जैसे लोगों से मिलते तो ये उनके दिमाग में नहीं आता, लेकिन जिस तरह के लोगों से वो मिलजुल रहे थे उनके दिमाग में ये था कि हिंदू मुसलमान से नफरत करते हैं। और उसी में वो बताते हैं कि ऐसे लोग जो मुसलमानों से नफरत करते हैं वो जनसंघ में तो हैं ही, साथ में वो कांग्रेस के अंदर भी बड़ी संख्या में है। आज जब आप देखते हैं कि कांग्रेस से उठकर आदमी सीधे बीजेपी में चला जाता है तो आपके समझ में आता है कि इस तरह के लोग पहले से भी कांग्रेस में रहे हुए हैं। अप्रैल 26, 1966 को गार्डन ने कहा कि यहां से हमें रिश्ते बेहतर बनाने चाहिए और उसमें एक बात कही, उस बात को गौर से सुनिए। सीक्रेट कम्युनिकेशन विद अपोजिशनल एलिमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेमोन्स्ट्रेशंस होस्टाइल टू गवर्नमेंट, यानी सरकार के खिलाफ जुलूस निकालने, सरकार के खिलाफ दुश्मनाना रवैया अपनाने और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन वगैरह करने के लिए हमको यहां के विपक्ष यानी जनसंघ के साथ दोस्ती करनी चाहिए, उनसे रिश्ता अच्छा बनाना चाहिए। असल में यही वो पीरियड था जब जनसंघ के लोग जाकर लगातार इजराइल के कंसुलेट में मिल रहे थे और उनसे कह रहे थे कि हम अरब मुल्कों के साथ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि भारत सरकार जो थी वो लगातार फलस्तीन के साथ थी। उनका यह कहना था, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या उनके बाद के नेता हो, सबका यह कहना था कि फलस्तीन उसी तरह से अरबों का है जैसे इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का है, फ्रांस जो है वो फ्रेंच लोगों का है। तो कांग्रेस तो यह काम कर रही थी, देश के अंदर सेकुलरिज्म की बात कर रही थी, देश के अंदर धार्मिक समानता की बात कर रही थी, लेकिन इसके खिलाफ काम करने वाला जनसंघ जो बाद में बीजेपी बना और जनसंघ को ताकत देने वाला, इस रिपोर्ट में लिखा है कि जनसंघ की अपनी कोई औकात नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो आरएसएस नाम का पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसकी देश भर में काफी पहुंच है और उसी की ताकत से जनसंघ जो है वो जिंदा है। तो आरएसएस और जनसंघ जो थे वो लगातार फलस्तीनी एम्बेसी में जाकर ये कह रहे थे, एम्बेसी तो थी नहीं, कंसुलेट में जाकर ये कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, फलस्तीन के साथ नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों कह रहे थे? इसके लिए भी उन पत्रों में बहुत साफ लिखा हुआ है कि ये जो लोग हैं उनको इजराइल से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन इनको मुसलमानों से नफरत है। और चूंकि फलस्तीन में मुसलमान हैं, चूंकि अरब मुल्कों में मुसलमान हैं, इसलिए ये नहीं चाहते कि अरब मुल्कों से हिंदुस्तान का रिश्ता अच्छा हो। इनको लगता है कि फलस्तीन जो है उसके साथ जो इजराइल बना है, वो इजराइल चूंकि फलस्तीनियों पे अत्याचार कर रहा है, फलस्तीनी मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है, तो उसके साथ रिश्ता बनाना सही होगा। यानी आज भी आप समझ सकते हैं कि ये सारे लोग जो चिल्ला रहे हैं, ये सारे लोग जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, ये सारे लोग जो सारा कुछ कर रहे हैं, इनकी इजराइल से कोई दोस्ती का मामला नहीं है, इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ये लोग कुछ दिन इजराइल चले जाएं, इनके समझ में आ जाएगा कि ज़ायनिस्ट कैसे होते हैं। जायनिस्ट मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं, या हिंदू धर्म तो मूर्ति पूजा पर भरोसा रखता है। जायनिस्ट जो होते हैं वो गाय का मांस खाते हैं, हिंदू धर्म के लिए गाय पवित्र है। जायनिस्ट जो होते हैं वो अपने अलावा सबको अपवित्र समझते हैं। आप सोचिए हिंदू धर्म का वहां पे क्या हाल होगा। जायनिस्टों ने अगर मस्जिद तोड़ी है तो चर्च भी तोड़ी है। आपको मैंने बताया था कि वहां ईसाइयों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। एक वीडियो मैंने दिखाया था जिसमें ईसाइयों के ऊपर वो थूक रहे थे। तो अगर हिंदू वहां पर होंगे तो उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे ये आप समझ सकते हैं। तो हिंदुओं का, या फिर ये जो हिंदुओं का संगठन अपने आप को कहते हैं आरएसएस, उनकी इजराइल से कोई दोस्ती नहीं है, उसके मूल में है मुसलमानों से नफरत। नंबर 1 ये तो हो गया सिद्धांत के आधार पर। इसके अलावा कई पेपर्स ऐसे मिलते हैं जिसमें यह पता चलता है कि सीआईए के इशारे पर भी ये लोग काम कर रहे थे। जैसे 14 मार्च 1967 यानी 14 मार्च 1967 को इजरायली कंसुलेट लिखती है कि जनसंघ ने चुनाव लड़ने के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें इजराइल के साथ सारे रिश्ते बनाने की बात की है।
उसमें कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इजराइल के साथ नॉर्मल रिश्ता बनाएंगे, उनकी एम्बेसी दिल्ली में बनाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इससे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, 2 महीने बाद 22 मई 1967, 22 मई 1967 को नेपाल में जो इजराइल के एम्बेसडर थे मोशे आरेल, उन्होंने तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी में एक रिपोर्ट भेजी और उस रिपोर्ट में लिखा था कि उनके मुलाकात जनसंघ के एक लॉ मेकर यानी कि सांसद एमएल सोधी से हुई। और वो मुलाकात कहां पे हुई? वो मुलाकात हुई काठमांडू में। आप जानते हैं नेपाल उस समय हिंदू राष्ट्र था, जनसंघ के लोग काफी काठमांडू आते जाते रहते थे। तो काठमांडू में जनसंघ जो अब भाजपा है उसके एक सांसद एमएल सोधी से इजराइल के एम्बेसडर की मुलाकात हुई। यानी एमएल सोधी जो जनसंघ यानी कि भाजपा जो अब है उसके सांसद थे, वो गए काठमांडू मिलने के लिए इजराइल की एम्बेसी में। इन सोधी साहब के बारे में बहुत डिटेल में इस रिपोर्ट में आता है। सोधी साहब के बारे में बताया जाता है कि वो न केवल इजराइल के लिए बैटिंग कर रहे थे बल्कि वो ताइवान के लिए भी बैटिंग कर रहे थे। आप जानते हैं कि अमेरिका ने जिस तरह से इजराइल को अरब मुल्कों के बीच में रखा है अपने सेंटर के रूप में, ताकि वहां से हमको मदद मिल सके, हम खाड़ी के ऊपर पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा बनाए रखें, वैसे ही ताइवान को बनाया गया था कि ताइवान से एशिया का जो ये वाला पार्ट है, चाइना, इंडिया वगैरह, उस पूरे इलाके पर कंट्रोल रखा जा सके। हालांकि चाइना के सामने ताइवान की बहुत चली नहीं, लेकिन उस जमाने में ताइवान को बनाया ही इसलिए गया था, ताइवान को अमेरिका ने चुना ही इसलिए था कि वहां से वो चीन और बाकी देशों के ऊपर नजर रख सके, उनके ऊपर निगाह बना के रख सके, उनके ऊपर किसी तरह से डोमिनेट कर सके। यानी ताइवान और इजराइल दोनों अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। और एमएल सोधी साहब बताते हैं कि आपके लिए मैं बैटिंग करना चाहता हूं, ताइवान के लिए मैं पहले से बैटिंग कर रहा हूं। अब कुछ खतों में जिक्र यह आता है कि इजराइल की जो एजेंसीज हैं वो ये कह रही थी कि जनसंघ के साथ हमें बहुत सावधानी से रिश्ता बनाना चाहिए, और ब्रैकेट में लिखा था कि शायद मोसाद के थ्रू। और इनके बारे में, एमएल सोधी के बारे में उन रिपोर्ट्स में यह आता है कि शायद वो सीआईए के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि बहुत क्लियर है कि अमेरिका इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा था खाड़ी देशों पर कंट्रोल करने के लिए, ताइवान को सपोर्ट कर रहा था चाइना और बाकी देशों पर कंट्रोल करने के लिए, और सोधी साहब ताइवान के लिए पहले से ही काम कर रहे थे। अब वो इजराइल के लिए भी काम करना शुरू करते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि सीआईए के कहने पर जनसंघ यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो अब बन चुकी है, उसके सांसद एमएल सोधी साहब काम करना चाहते हो इजराइल के लिए, और वो काम करते भी हैं। इस काम में सरकार के खिलाफ कई सारी रैली कराना, भारतीय जनता पार्टी जो अब बन गई है, उस समय जनसंघ थी, उसके नेताओं से इजरायली कंसुलेट के लोगों की मुलाकात कराना, और यह सारा कुछ शामिल था। तो मेरा पहला पॉइंट मैंने आपको यह बताया कि सीआईए और मोसाद के सहायता से भारत की जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी वो इजराइल के साथ रिश्ता बना रही थी। उसी पॉलिटिकल पार्टी को आज हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, और उसके पीछे जो ताकत थी वो आरएसएस की ताकत थी। सोधी लंबे समय तक इजराइल के लिए मिडिल मैन की भूमिका निभाते रहे। मैंने कहा फिक्सर की भूमिका इसमें लिखा हुआ है, फिक्सर की भूमिका निभाते रहे, और ताइवान के लिए भी वो फिक्सर की भूमिका लगातार निभाते रहे। अगर इस रिपोर्ट को पढ़ के मैं आपको बता दूं तो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है 73 में 1973 में जो एशिया डिपार्टमेंट के हेड हैं वो इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखते हैं, और उसमें लिखते हैं ही आल्सो सर्व्स एज अ मिडिल मैन फॉर ताइवान एंड इज वेरी एक्टिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एंटी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज दैट स्मेल ऑफ द राइट एंड सीआईए। यानी वो कह ये रहे हैं कि जिस तरह से ताइवान के लिए वो काम करते हैं और इजराइल के लिए काम करते हैं, उसको देख के लगता यह है कि एक तो वो फार राइट यानी कि दक्षिणपंथी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत क्लियर था, वो सांसद रहे थे जनसंघ के, और दूसरा वो शायद सीआईए के लिए काम कर रहे हैं। ये जो टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम है उस जमाने के डिप्टी डायरेक्टर याको शिमोनी का। हरीज ये बताता है कि 70s में इनकी सहायता से जो फिक्सिंग कराई इजराइल में, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत सरकार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए, भारत सरकार के खिलाफ लेख छपें, इजराइल के समर्थन में लेख छपें,
और इजराइल से भारत सरकार के रिश्ते बनवाने के लिए दबाव डाला जाए। यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी के खिलाफ इजराइल के इशारे पर काम कर रहे थे जनसंघ के एक पूर्व सांसद, जो कि इजराइल और ताइवान दोनों के लिए फिक्सर का काम कर रहे थे। आज अगर ऐसा करता कोई पकड़ा जाए तो शायद वो जेल तो जाएगा ही, उसको एंटी नेशनल भी कहा जाएगा। ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज आज की बीजेपी और कल की जनसंघ दोनों के सरपरस्त आरएसएस से जुड़े हुए लोग इजराइल के लिए कर रहे थे 1970s में। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है 10 साल बाद का एक लेटर है, जिसमें अक्टूबर 30, 1985 का 1985 का एक लेटर है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो मिडिल मैन था यानी सोधी, उसने दक्षिणपंथी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से हमारी मीटिंग कराई और वो हमसे ढेर सारा पैसा लिया करता था। यानी सोधी साहब जो काम कर रहे थे वो काम ये कर रहे थे कि इजराइल से पैसा ले रहे थे और अपने देश के खिलाफ इजराइल के लिए काम कर रहे थे। बहुत संभव है कि वो सीआईए के लिए भी ऐसे ही पैसा लेकर काम कर रहे हों, जिसकी ओर इशारा इस रिपोर्ट में किया गया है। जनसंघ के अलावा जिस पार्टी से रिश्ता था उस जमाने में इजराइल का, वो था शिवसेना से। अब मैंने बताया कि बंबई में ही कंसुलेट था और बंबई में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना थी। और बाल ठाकरे के समय शिवसेना दो काम कर रही थी, एक तो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही थी और दूसरा जो बाहर से आए हुए लोग थे और विदेशी दुकानदार वगैरह थे उनके खिलाफ लगातार काम कर रही थी। उनको भी फासिस्ट कहा गया है इन लेटर्स में। आज की जो शिवसेना है वो काफी बदल चुकी है, वो मुसलमानों को और बाकी सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन उस समय की शिवसेना के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। तो बताया यह जा रहा है कि बाल ठाकरे से भी इनकी मुलाकात हुई थी और बाल ठाकरे भी उस जमाने में इजराइल का समर्थन कर रहे थे। शिवसेना के बारे में लिखा गया है कि क्लियर फासिस्ट फाउंडेशन, यानी पक्के तौर पे ये लोग फासिस्ट थे। और यहां तक कि उस जमाने में बंबई में एक दंगा हुआ है, उसका जिम्मेदार भी शिवसेना को ठहराया गया है। तो दंगे का जिम्मेदार जिसको ठहराता है इजराइल, उसके साथ कोऑर्डिनेट भी करता है अपने फायदे के लिए। इसमें सबसे बड़ी घटना हुई अक्टूबर 1973 में बॉम्बे में। उस जमाने में बॉम्बे था, अब तो मुंबई बन गया है। योम किपुर में एक युद्ध चल रहा था, एक लड़ाई चल रही थी अरबों और इजराइलियों की। उस लड़ाई में इजरायलियों के समर्थन में एक जुलूस निकाला गया, एक रैली की गई बंबई में अक्टूबर 1973 में। और इन रिपोर्ट्स को पढ़ के यह लगता है कि यह रैली इजरायली कंसुलेट के कहने पर की गई। अब इसमें पैसा दिया गया कि नहीं दिया गया यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इन चीजों से बिल्कुल क्लियर है कि आरएसएस और बीजेपी जो उस जमाने में जनसंघ थी और शिवसेना से जुड़े हुए लोग सीधे इजराइल के डायरेक्शन में देश की जो नीति थी उसके खिलाफ काम कर रहे थे। अब इनको असली मौका मिला जब देश में इमरजेंसी लगने के बाद जनता सरकार आई। आप जानते हैं कि जनता सरकार जो थी उसमें जनसंघ भी एक हिस्सा था, आरएसएस का सपोर्ट था उस सरकार को। तो उस सरकार के समय में इन लोगों की जो गतिविधि है वो बहुत तेज हुई। लेकिन एक घटना को बताए बिना काम नहीं चलेगा और वो घटना है नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे से जुड़ी हुई। आप जानते हैं महात्मा गांधी की हत्या में गोपाल गोडसे गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद आजीवन कारावास झेलने के बाद 1965 में वो जेल से रिहा हुआ था। अब आप कहेंगे इजरायली कंसुलेट से गोपाल गोडसे का क्या लेना देना? बेहद मजेदार किस्सा है। गोपाल गोडसे गया था इजरायली कंसुलेट से मिलने के लिए। हालांकि इसमें बहुत कुछ कहा गया है कि गलती से उसको मिलने का समय दे दिया गया वगैरह वगैरह, लेकिन जो चीज पक्की है वो पक्की ये है कि वो मिलने गया था। और उस समय जो इजराइल के डिप्लोमेट थे वो थे गिडियन बेन एमी। वो कहते हैं कि मुझे पहले से पता नहीं था कि वो गोडसे का भाई है, गांधी के हत्यारे का भाई है, वरना मैं नहीं मिलता। लेकिन हिंदू महासभा के कार्यकर्ता के रूप में उसने समय मांगा, उसको समय दिया गया और गोपाल गोडसे जाकर मिलता है इजरायली कंसुलेट से और वहां पर यह मांग करता है, जो किताब बाद में छपी नथुराम गोडसे की, उस किताब को, जो उसके भाई का बयान था, उस किताब को छपवाने के लिए इजराइल की मदद मांगता है कि आप हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। पैसे मांग रहा था कि पैसे दीजिए, तो वो किताब हम छपवाना चाहते हैं। उसने सुना होगा कि हिंदू महासभा के साथ इजरायली कंसुलेट के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ये लोग पैसे वैसे देते हैं, तो वो पहुंच गया वहां पर अपनी किताब को छपवाने के लिए सहायता मांगने। किताब को छपवाने के लिए सहायता नहीं मिली क्योंकि महात्मा गांधी के हत्यारे का उस जमाने में सीधा साथ देने का मतलब था कि इजराइल दुनिया में और बदनाम होता। लेकिन गोपाल गोडसे की मुलाकात इजराइल के कंसुलेट में जो वहां के अधिकारी थे उनसे हुई
और यह भी अपने आप में एक शर्मनाक किस्सा, शायद दुनिया का इकलौता वो देश हो जिसके कंसुलेट ने गोपाल गोडसे जैसे आदमी को, जो गांधी हत्या में आजीवन कारावास भुगत के आया था और नथुराम गोडसे का भाई था, उसको मिलने का समय दिया और मिले। 1973 में 1973 में दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी से भी इन लोगों की मुलाकात हुई थी। मैंने बताया कि इमरजेंसी लगने के बाद जब जनता सरकार बनी उस समय इजराइल का हस्तक्षेप काफी बढ़ गया, क्योंकि जनसंघ जो थी उसके इजराइल से रिश्ते तब तक बेहतर हो चुके थे। उस समय बताया यह गया है इसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी जो फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे जनता सरकार में, उन्होंने यह बताया कि एक बार वो पीएलओ के खिलाफ यानी यासर अराफात के संगठन के खिलाफ बाकायदा रैली निकाल चुके हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी का जो कैरेक्टर है वो बड़ा मजेदार है। आपको गले लगाते हुए यासर अराफात को उनकी फोटो मिल जाएगी, फलस्तीन के पक्ष में भाषण देते हुए फोटो मिल जाएगी, और उन्होंने इस रिपोर्ट के हिसाब से फलस्तीन के खिलाफ यानी पीएलओ के खिलाफ भी रैली निकाली थी। ये अजीबोगरीब कैरेक्टर है अटल बिहारी वाजपेयी का, जिसमें बहुत बहुत रंग मिलते हैं। अब किसको आप सही मानते हैं, किसको गलत मानते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी बीच की एक इंपॉर्टेंट घटना यह है कि उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से इजराइल का एक पूर्व रक्षा मंत्री मिलने आया और गोपनीय तरीके से मिलने आया, चुपचाप आया, इनसे मिला और मिलके निकल गया, किसी को पता नहीं चला। बाद में इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ, जिस पर मोरारजी देसाई ने कुछ सफाई दी, लेकिन ऐसा लगता है कि जनता गवर्नमेंट के समय पहली बार इजराइल के साथ सीधे रिश्ते बनने शुरू हुए। अब ये जनसंघ के दबाव में हुआ या जनता पार्टी और जो उस जमाने के समाजवादी थे वो भी इजराइल के साथ खड़े थे, ये क्लियर नहीं होता है। इसको लेके कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि जनसंघ जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, इसी जनता सरकार के गिरने के बाद 1980 में वो भारतीय जनता पार्टी बनती है, उसके साथ लगातार रिश्ते मजबूत होते जाते हैं इजराइल के। 1992 में इजराइल के साथ भारत ने कंप्लीट डिप्लोमेटिक रिश्ते कायम कर लिए। इजराइल की डिप्लोमेसी शुरू हो गई। इजराइल की एम्बेसी दिल्ली में बनी, दिल्ली की एम्बेसी तेल अवीव में बनी, और उसके बाद दोनों देश के जो रिश्ते थे वो बेहतर होना शुरू हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ये रिश्ते दूसरे लेवल पे पहुंच गए। आप पेगासस की बात कर लीजिए, आप हथियारों की सप्लाई की बात कर लीजिए। अभी अजित डोभाल बाकायदा बीच में मिलने गए थे। 7 अक्टूबर को जिन लोगों ने सबसे पहले हमास की आलोचना की उसमें नरेंद्र मोदी शामिल थे, और नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की फोटो लगातार साथ में मिलती रहती है। फोटो तो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आपको अटल बिहारी वाजपेयी की भी मिल जाएगी और भी लोगों की मिल जाएगी। लेकिन भारत और इजराइल के रिश्ते मजबूत होने शुरू करते हैं, या फिर आप कहें भारत और इजराइल की सरकारों के रिश्ते मजबूत होने शुरू होते हैं। 2014 के बाद धीरे धीरे फलस्तीन से समर्थन भारत खींचता जाता है और इजराइल के साथ खड़ा होता जाता है। और दोनों लोग जब पहली बार मिले थे, प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू जब पहली बार मिले थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम सिस्टर डेमोक्रेसीज हैं, बहनें हैं, 2 डेमोक्रेसीज हैं जो बहनों की तरह हैं। और हरीश के इस आर्टिकल में कहता है कि उन दोनों लोगों के बीच में शायद समानता यह है कि दोनों अपने अपने देश में डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाकर फांसीवाद की स्थापना कर रहे हैं। वो अलग बात है, उस पर तो हम लगातार बात करते ही रहते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि आरएसएस के साथ इजराइल का जो रिश्ता है उसके बीच में सीआईए है, उसके बीच में मोसाद है, और सबसे बड़ा अगर कोई कारण है इजराइल के साथ रिश्ता बनाने का तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत है। इजराइल की मोहब्बत में इजराइल से रिश्ते नहीं बनाए गए हैं, बल्कि कुछ लालचों में, क्योंकि उस जमाने में इजरायली कंसुलेट लगातार पे कर रहा था, हो सकता है मोसाद भी पे कर रहा हो, सीआईए भी पे कर रहा हो, और चूंकि मुसलमानों के प्रति मन में नफरत थी और आप ये सोच रहे थे कि फलस्तीन में मुसलमान है, इजराइल जो है वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम इजराइल के दोस्त हो सकते हैं। इस तरह से आरएसएस और इजराइल के बीच का नापाक रिश्ता बना है। मुझे लगा कि यह बेहद इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करूं, इसलिए मैं ये रिपोर्ट लेके आया। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट, ये आप बताइएगा, और अगर फलस्तीन के समर्थन में है तो अपना जो भी कमेंट लिखिए उसके साथ फ्री पैलेस्टाइन जरूर लिखिए, क्योंकि सरकार और पार्टियां अपने रिश्ते बदलते रहें, हम तो इंसान हैं, लिखने पढ़ने वाले हैं, हम तो हमेशा हक व हुकूक के साथ खड़े होंगे। जो फलस्तीनियों का हक व हुकूक है उसके साथ खड़े हैं और हमेशा कहते रहेंगे फ्री पैलेस्टाइन। बहुत शुक्रिया।